पाकिस्तान का बेहतरीन स्नाइपर, दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाला, दूर मार निशाने में सबको पीछे छोड़ने वाला, पाकिस्तान के दुश्मनों को तिगनी का नाच नचाने वाला, पाकिस्तान आर्मी की शान, दुश्मन के लिए दहशत की अलामत, शानी जी राजू, और दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम SS, पाकिस्तान के सबसे मशहूर एक्शन नॉवल का दूसरा हिस्सा। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक और शाहकार। अंधेरा छटने लगा था। पोस्ट के एक कोने से अजान की मुकद्दस आवाज बुलंद हुई। पहरे पर मुतय्यन अफराद के अलावा तमाम वुजू करने बढ़ गए थे। इंसान की हिम्मत, जुर्रत, हौसला और ताकत हमेशा अल्लाह पाक की मंशा की मोहताज होती है। हर हालत में अल्लाह पाक को साथ रखने वाले ही कामयाबी से हमकनार होते हैं। कोशिश करना इंसान का फर्ज है और इस कोशिश को कामयाबी और कामरानी से सरफराज करना ज़ात बारी ताला के कब्ज़े कुदरत में है। हमने भी मकदूर भर वतन दुश्मन अनासिर से मुकाबला कर लिया था। अब अपने रब की मदद को शामिल हाल करने का वक्त था, इसलिए मस्जिद की तरफ बढ़ गए। नमाज के बाद मालूम हुआ कि 3 जवान जख्मी हुए थे। 2 के जख्म तो मामूली नौयत के थे, तीसरे की हालत अलबत्ता तशवीशनाक थी और उसे अस्पताल पहुंचाने को बटालियन हेडक्वार्टर से QRF यानी क्विक रिएक्शन फोर्स रवाना हो गई थी। नर्सिंग हवालदार वाजिद ने तीनों जख्मियों की मरहम पट्टी करके इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दे दी थी। हवालदार वाजिद का ताल्लुक एबटाबाद से था। निहायत मंझा हुआ और काबिल था, हंसमुख, हाजिर जवाब और दलेर। पोस्ट पर 2 जीपें मौजूद थीं। तीनों जख्मियों को जीपों में बिठाकर पीछे रवाना कर दिया गया। एक मखसूस मकाम पर QRF और जीपों का मिलाप होना था। जख्मियों को QRF के जवानों के हवाले करके जीपों ने वापस लौटना था। नमाज के बाद कैप्टन साहब एक टोली के साथ पोस्ट से आगे बढ़ गए। हम दोनों भी साथ ही थे। सरदार कैप्टन साहब को अपनी कारकर्दगी बता चुका था। हमारी निशानदही पर सबसे पहले उन्हीं 3 पत्थरों के अकब का जायजा लिया गया। वहाँ 5 लाशें और एक शदीद जख्मी मौजूद था। भागते वक्त दुश्मन उन लाशों को नहीं उठा सके थे। उमूमन दहशतगर्द साथियों की लाशों को नहीं छोड़ते, लेकिन उनकी बदकिस्मती के उनका वास्ता पेशावर स्नाइपर से पड़ गया था। सरदार ने तीनों मकामात को गन के फायर से यूं ढांपा था कि बगैर जानी नुकसान के दुश्मन लाशें नहीं ले जा सकता था। मेरा निशाना बनने वालों में एक को खोपड़ी में गोली लगी थी और दूसरे की छाती में रोशनदान खुला हुआ था। बाकी 4 सरदार का शिकार बने थे। 3 के ऊपरी धड़ मुकम्मल तौर पर छलनी हो गए थे। चौथे के दाएं कंधे में गोलियां लगी थीं। उसके जख्म जानलेवा नहीं थे, लेकिन ज्यादा खून बहने से उसकी हालत तशवीशनाक हो गई थी। नर्सिंग हवालदार वाजिद फौजी जख्मियों के साथ गया हुआ था। दहशतगर्दों की लाशों को हमने फायरी खंदक में फेंका और जख्मी को नर्सिंग हवालदार के कमरे में ले गए, जो RAP का काम भी देता था। RAP यानी रेजिमेंट एड पोस्ट। कैप्टन साहब ने तशवीश जाहिर की। उम्मीद नहीं कि ये वाजिद के आने तक जिंदा रह पाएगा। मैंने कहा, मैं कोशिश करता हूँ सर। उसे तसल्ली देकर मैंने सरदार को इशारा किया। वो दहशतगर्द के जख्म से कपड़ा हटाने लगा। गोलियां जिस्म से पार निकल गई थी। मैं QCB यानी क्विक कॉम्बैट बैंडेज खोलकर उसके जख्म पर लपेटने लगा। एक पट्टी उसके जख्मों को नाकाफी थी। खून का बहाव रोकना सबसे जरूरी था। वो बुरी तरह कराह रहा था। मुझे घूरते हुए वो अटक अटक कर बोला, मैं मरना नहीं चाहता। सरदार ने तलखी से जवाब दिया, ऐसा न चाहने के बावजूद कोशिश हमारी भी यही है। मैंने नर्म लहजे में कहा, तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये बताओ तुम लोग किस मकसद से हमलावर हुए थे? वो नकाहत से बोला, हमारे कुछ साथियों ने सरहद अबूर करना थी। QJ टॉप की गश्ती टोलियों की तवज्जो बटाने को हमें हमला करना पड़ा। मैंने हैरानी जाहिर की, झूठ मत बोलो, इस मकसद को तो छोटा सा हमला ही काफी था। ये कहते हुए मैंने सरदार को दर्दकुश टीका बनाने का इशारा किया। इस बात में सर हिलाते हुए सरदार ने टीका तैयार किया और उसके ठीक बाजू में लगा दिया। मेरी बात का जवाब उसने नहीं दिया था। मैंने उसे डराने की कोशिश की। अगर चाहते हो कि तुम्हारी जान बच जाए तो तावन करो, वरना किसी दुश्मन पर दवाइयां और वक्त जाया करने का हमें कोई शौक नहीं। वो बमुश्किल जबान हिलाने लगा। उसकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये था कि मलिक गुलबदीन खान, सरदार फिरोज खान, कमांडर अदील जान और कमांडर रंगीन खान की गुज़श्ता हफ्ते बामिक टॉप पर बैठक हुई। यूं तो उनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन उन्हें इंडियन एजेंसी रॉ के एक मेजर ने इकट्ठा होने पर मजबूर किया। उसने QJ टॉप सिलसिले की 3 पोस्टों 7, 8 और 9 पर कब्जे का मंसूबा पेश किया था। ये तीनों पोस्टें करीब करीब वाक़े थीं।
7 और 8 सामने और 9 उन दोनों के दरमियान और पीछे को हटकर थी। वैसे तो क्यूजे नाम की पूरी 10 पोस्टें हैं जो एक कतार में मौजूद हैं। उनके साथ शुमाल की जानिब मुत्तसिल चीता पोस्टों का सिलसिला शुरू हो जाता है, यानी चीता 1, चीता 2 वगैरह। और ये इसी सूरत में मुमकिन है कि चारों कमांडरों के लश्कर साथ काम करें। इस मकसद के लिए रॉ के मेजर ने बड़ी रकम की पेशकश की थी और आज मंसूबे पर अमल करने की शुरुआत हो गई थी। इस कार्रवाई का मकसद वाकई अपने साथियों को सरहद उबूर करवाना था ताकि क्यूजे टॉप की 3 पोस्टों पर दोनों अतराफ से हमला किया जा सके। मैं सरदार से मुखातिब हुआ, सरदार ये कमजोरी महसूस कर रहा है, ड्रिप भी तैयार करो। जान बचाने के लालच में वो बड़ी अहम मालूमात उगल रहा था। कैप्टन हफीजुल्लाह न्याजी भी हमारे साथ ही मौजूद थे। जख्मी की बातों ने उसके कान भी खड़े कर दिए थे। सरदार अस्बात में सर हिलाते हुए ड्रिप तैयार करने लगा। स्नाइपर कोर्स के बाद अमली मैदान में कदम रखने से पहले हमें चंद हफ्तों का इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का कोर्स लाजमन करवाया जाता है और एक स्नाइपर के लिए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बारे में जानना कितना जरूरी है इसका अंदाजा हर कोई कर सकता है। उसकी आंखें नक्काहत से बंद हो रही थी। मैंने उसकी ठोड़ी पकड़कर आहिस्ता से बुलाया, तुम्हारा नाम क्या है? वो अटक अटक कर बोला, कमांडर शेरगुल। मैं कमांडर अदील का दस्ते रास्त हूँ। मैंने अगला सवाल किया, तीनों पोस्टों पर एक साथ हमला किया जाएगा या अलहदा अलहदा? वो बमुश्किल बोला, इकट्ठे। मैंने बेसब्री से पूछा, कब? उसकी हालत खुली हवा में रखे चिराग जैसी थी। वो चंद ही लम्हों का मेहमान नजर आ रहा था और उसके हलाक होने से पहले जितनी मालूमात उगलवा लेता गनीमत था। कैप्टन साहब ने धीरे से कहा, इसे संभलने का मौका दो। मैंने कैप्टन साहब की आंखों में देखते ही नफी में सर हिला दिया। उसके चेहरे पर हैरत नमूदार हुई मगर वो खामोश रहा। मैं आवाज़ बुलंद बोला, सरदार ड्रिप में स्पेशल सेविंग लिक्विड इंजेक्शन मिलाओ ताकि इसकी जान यकीनी तौर पर बचाई जा सके। सरदार ने फौरन कहा, आपके कहने से पहले मिला दिया है, लेकिन इसे जगा कर रखो, अगर बेहोश हो गया तो शायद इंजेक्शन बेकार जाएगा। उसने स्टैंड करीब करके उसमें ड्रिप लटकाई और जख्मी के तंदुरुस्त हाथ में सुई लगा दी। मैंने उसे हिलाया, शेरगुल होश में रहो, हम तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने आंखें खोली, अजीब वीरानी और खालीपन नजर आ रहा था। उसके गाल थपथपाते हुए मैंने पूछा, तुमने क्या बताया, हमला कब होगा? मैं हूँ। उसकी आंखें दोबारा बंद होने लगी। मैंने उसे झंझोड़ा, शेरगुल होश में आओ। उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। हाँ। उसके चेहरे पर अजियत जैसे सख्त हो गई थी। मैंने कहा, मुझसे बातें करो ताकि तुम्हारी जान बचाई जा सके। वो हकलाया, कर रहा हूँ। मैंने सवाल दोहराया, बताओ हमला कब होगा? वो हिचकिचाया, जुम्मा। 2-3 हिचकियां लेकर उसकी गर्दन ढलक गई। कैप्टन हफीजुल्लाह न्याजी ने मुंह बनाया, तुम्हारा स्पेशल सेविंग लिक्विड इंजेक्शन तो किसी काम ना आया। मैं हंसा, सर हम इसे तसल्ली देकर कुछ उगलवाने की कोशिश में थे, वरना ना तो हम डॉक्टर हैं और ना ही ऐसा कोई इंजेक्शन है। कैप्टन हफीज खुश दिली से हंसा, मुझे अंदाजा हो गया था। मैंने कहा, सर हमने ये मालूमात मेजर नईम तक पहुंचाना है, आप भी बटालियन कमांडर को मुत्तला कर दें। वो सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। सुपहर ढले ब्रिगेड हेडक्वार्टर से क्यूआरएफ की गाड़ियां दहशतगर्दों की लाशें लेने पहुंच गईं। बटालियन कमांडर और सेकंड इन कमांड भी साथ थे। क्यूआरएफ की गाड़ियां तो वापस चली गईं, अलबत्ता बटालियन कमांडर आरिफ आलम और सेकंड इन कमांड मेजर फैसल वहीं रह गए। चाय वगैरह पीकर उन्होंने हमें बुला लिया। कैप्टन साहब के बंकर में कमांडिंग ऑफिसर उनकी चारपाई पर बैठे हुए थे। हमने प्लास्टिक की कुर्सियां संभाल ली थी। उस इलाके में रिहायशी बंकर को ही दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता और वहीं पर खुसूसी नशिस्त यानी स्पेशल कॉन्फ्रेंस भी होती। आरिफ आलम साहब मुझे मुखातिब हुए, जवान हफीज साहब मुझे तफसील बता चुके हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ और बताने को है? मैंने नफी में सर हिलाया, सब कुछ कैप्टन साहब के सामने ही पेश आया था। उन्होंने अगला सवाल पूछा, क्या ख्याल है, मरने वाला दहशतगर्द जुम्मा कहना चाहता था या जुमेरात? सरदार बोला, सर यकीनी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता दहशतगर्दों की नफ्सियात को मद्देनजर रखें तो उनकी ज्यादातर कार्रवाइयां जुम्मे को ही होती हैं। वो तहसीन आमेज नजरों से सरदार को देखते हुए बोले, सही कहा। जवाबी कार्रवाई के बारे में तुम्हारी क्या राय है? यहाँ एक बात मद्देनजर रहे कि लेफ्टिनेंट कर्नल बहुत बड़ा ओहदा है और इस रैंक का कोई ऑफिसर एक सिपाही या हवालदार से मुशावरत में वक्त जाया नहीं करता, लेकिन वहाँ हमारी हैसियत मुख्तलिफ थी। हम काफी अरसे से फील्ड में थे। मेजर नईम की जुबानी उनके कानों तक हमारे कारनामों का तस्करा पहुंच गया था और न चाहते हुए भी वो हमें अहमियत देने पर मजबूर थे। बटालियन कमांडर की बात के जवाब में मैं इनकिसारी से बोला, ये सोचना तो आपका काम है सर, अलबत्ता हम हर ताउन के लिए तैयार हैं। वो बोले, ब्रिगेड कमांडर से मेरी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। इस ज़िमन में चंद तजावीज़ भी ज़ेरे गौर आई हैं
तय हुआ है कि ब्रिगेड की दूसरी यूनिटों से कुछ नफरी मंगवा कर पहली फुर्सत में उन तीनों पोस्टों के दिफा को मजबूत किया जाए। मैंने कहा सर, दुश्मन अपनी कुछ नफरी सरहद पार ला चुका है। यकीनन पोस्टों पर इजाफी नफरी की आमद पर वो चौकन्ने हो जाएंगे और मंसूबे पर अमल दरामद रोक देंगे। आरिफ आलम साहब मुस्कुराए। मेजर फैसल ने भी यही मशवरा दिया था, लेकिन हमारा मकसद दुश्मन का मंसूबा नाकाम करना है, चाहे लड़कर हो या बगैर लड़े। मैंने कहा सर, आप बेहतर समझते हैं, लेकिन उस्तादों से सुना है कि दुश्मन के मंसूबे का इल्म हो जाना आधी फतह होती है, और मेरा नहीं ख्याल कि अपनी बरतरी में दुश्मन को आधे का हिस्सेदार बनाना अक्लमंदी होगी। वो बोले, बरखुरदार, दुश्मन का मंसूबा नाकाम करना तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं रखता। मैंने कहा सर, दुश्मन का मंसूबा नाकाम नहीं, मौखिर होगा। हम इजाफी नफरी मुस्तकिल पास नहीं रख सकते। जो ही इमदादी जवान लौटे, दुश्मन दोबारा हमला करने की कोशिश करेगा, और तब हमें दुश्मन के मंसूबे की कोई सुनगुन नहीं होगी। आरिफ आलम साहब मुस्कुराए। शाबाश बरखुरदार, औरंगजेब साहब तुम्हारी काफी तारीफ कर रहे थे, और तब मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, तो सर फिर क्या सोचा है? वो इत्मीनान से बोले, बता तो दिया है। मैंने मायूस लहजे में पूछा, यानी पोस्टों पर इजाफी नफरी मंगवाना नागुजीर है? उन्होंने असबात में सर हिलाया। हाँ, जो ही दुश्मन को मालूम होगा कि हम तैयार हैं, वो हमला मौखर कर देगा, और यकीनन वो इजाफी नफरी की वापसी का इंतजार करेगा। इस असना में हमारे छापामार दस्ते अफगान नाले में उनका शिकार खेलने निकलेंगे। उम्मीद है उनके इज्तिमा को हम भरपूर ज़रब लगाकर अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकेंगे। उनका जामे मंसूबा सुनकर मुझे अपने अंदेशों पर शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा सर, मैं माजरत खा हूँ, आपकी सोच मेरे वहम गुमान से बहुत आगे है। वो खुश दिली से बोले, तुम्हारा इख्तिलाफ करना अच्छा लगा, हिकमत किसी की मीरास नहीं होती, तुम्हारा बगैर तकरार के मुत्तफिक होना बुरा लगता। अब मैं यकीन कर सकता हूँ कि इससे बेहतर मंसूबा फिलहाल हम में से किसी के दिमाग में नहीं है। मैंने कहा शुक्रिया सर। उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या इरादा है? सरदार ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया, हमें आप शाना बशाना पाएंगे। आरिफ आलम साहब ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। यकीन था यही सुनने को मिलेगा। मैं खफीफ लहजे में बोला, लेकिन हमें नईम साहब की इजाजत की जरूरत पड़ेगी सर। हम चूंकि बराह रास्त मेजर नईम के मातहत थे और वहाँ हमारी मौजूदगी का मकसद कुछ और था, इसलिए मुझे साफ गोई से काम लेना पड़ा। मुझे घूरते हुए आरिफ आलम साहब मुस्कुराए। कर्नल औरंगजेब तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनाते नहीं थकते। मैं इनकिसारी से बोला, वक्त आने पर इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे सर, अलबत्ता कानूनी तकाजों को आप हमसे बेहतर जानते हैं। आरिफ आलम साहब ने मानी खेज लहजे में पूछा, अगर मेजर नईम ना माना? मैं इत्मीनान से बोला, फिर आपको एहसान मंद करने का मौका हाथ आ जाएगा। उनका जोरदार कहकहा बुलंद हुआ। बोले, अब लगा के एसएस से बात कर रहा हूँ। मेजर फैसल और कैप्टन हफीज भी मुस्कुरा दिए। आरिफ आलम साहब खुशगवार लहजे में बोले, बहरहाल मेजर नईम की तरफ से तुम्हें बाकायदा हुक्म मिल जाएगा, क्योंकि मेरे नातवा कंधे इतने भारी एहसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैं खिफ़त से मुस्कुरा दिया। आरिफ आलम साहब संजीदा हुए। बोले, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दुश्मन के मंसूबे के बारे में ISI की रिपोर्ट हमारे पास हफ्ता भर पहले ही पहुंच गई थी। दिन का तायुन किए बगैर उन्होंने खतरे की निशानदही कर दी थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बात मजीद खुल गई है। पाकिस्तानी ISI की जड़ें दुश्मनों के बहुत अंदर तक फैली हुई हैं। बहुत से खतरात की निशानदही ये खामोश मुजाहिद पहले से कर देते हैं, और इन्हीं मालूमात की बदौलत ऐसे हजारों हादसात से बर वक्त निपटा गया है जो बड़ी तबाही का सबब बन सकते थे। अलबत्ता उनकी खबर आवाम तक नहीं पहुंच पाती, और ऐसे कई मुजाहिद गुमनामी की मौत को गले लगाकर धरती ओढ़ चुके हैं, जिनके बारे में उनके घर वाले भी नहीं जानते कि वतन की खातिर वो क्या कुर्बानी दे चुके हैं। मैंने पूछा, सर कार्रवाई की तरतीब क्या होगी? वो बोले, आज सोमवार है, परसों तक इजाफी नफरी हमारे पास पहुंच जाएगी। कल ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ब्रिगेड की यूनिटों के कमांडिंग ऑफिसर्स जमा हो रहे हैं, तब हतमी मंसूबा बनाया जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने नशिस्त छोड़ी। बाकी सब भी खड़े हो गए। आरिफ आलम साहब और मेजर फैसल को गाड़ियों में बिठाकर हमने अलविदाई सैल्यूट किया और कमरे में लौट आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।